Hello everyone, I hope everyone is doing great. So welcome back to my channel, my dear students. और आज का जो चैप्टर होने वाला है that's going to be the plant kingdom, जो कि आपके NCERT का चैप्टर नंबर 3 है. तो ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 2 को काफी जो है वो रीड कर लिया है और उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको मैंने इंक्लूड करने की कोशिश भी की है. और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है या फिर जो भी उससे रिलेटेड कुछ और जो मटेरियल है वो मैं और आपको क्वेश्चंस की फॉर्म में या बाकी फॉर्म में कन्वे करने की कोशिश करूंगी. तो आज जो है हम प्लांट किंगडम को स्टार्ट करने वाले हैं एंड इट्स गोइंग टू बी अ फन चैप्टर. तो प्लांट किंगडम को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार एक क्विक रिकॉल ले लेते हैं जो कि आर एच विटेकर का क्लासिफिकेशन था, जो कि उन्होंने 1969 में जो है वो देने की कोशिश की थी. 1969 में क्या था, आर एच विटेकर जो थे वो आए और उन्होंने जो है ये क्लासिफिकेशन दिया था. तो आर एच विटेकर की जब हम बात करते हैं तो आर एच विटेकर ने जो है अपने क्लासिफिकेशन में जिन पॉइंट्स को इंक्लूड किया था वो थे मुनेरा, राइट. इसके अलावा उन्होंने प्रोटिस्टा को इंक्लूड किया था. प्रोटिस्टा के अलावा जो है उन्होंने माइकोटा को इंक्लूड किया था. नेक्स्ट उन्होंने इंक्लूड किया था प्लांटी को एंड उसके बाद उन्होंने इंक्लूड किया था एनिमल. यही था उनका क्लासिफिकेशन. इसी तरीके से उन्होंने क्लासिफाई किया था. तो सेल वॉल के बेसिस पर अगर हम बात करें तो हम जानते हैं मुनेरा में भी सेल वॉल होती है, प्रोटिस्टा में भी सेल वॉल जो है वो देखने को मिलती है कुछ ऑर्गेनिजम्स में. माइकोटा ऑफ कोर्स फंजाई में भी सेल वॉल है, प्लांट्स में भी सेल वॉल होती है. एनिमेलिया जो है वो बिल्कुल अलग कर दिया गया था क्योंकि इसमें किसी भी तरीके की कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है. तो अब बात ये आती है कि भाई मोनेरा, प्रोटिस्टा और माइकोटा को क्यों अलग किया गया. माइकोटा तो हम जानते हैं क्यों, क्योंकि इसमें क्या होती है, फंजाई इंक्लूड होती है, राइट. और फंजाई क्या होती है, हेटेरोट्रॉफिक होती है. तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का तो कोई मतलब ही नहीं है प्लांट्स में, दैट्स व्हाई इट इज एक्सक्लूडेड. इसके अलावा अगर हम बात करें प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा में उन्होंने सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को इंक्लूड कर लिया था. जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे उनको जो है उन्होंने अपने प्रोटिस्टा में इंक्लूड कर दिया था. और जितने प्रोकैरियोट्स थे जिसमें उन्होंने ना केवल जो है वो बैक्टीरिया को इंक्लूड किया था, बल्कि अगर आप अच्छे से मुझे फॉलो कर रहे हो तो मैंने बीजीए के ऊपर भी एक डिस्क्रिप्शन दिया है. बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है. तो इस तरीके से जो है वो आर एच विटेकर का क्लासिफिकेशन था. और अब हम जो है स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स के बारे में. तो ये बात थी आर एच विटेकर के क्लासिफिकेशन को लेकर. और अब चलते हैं आगे. तो आर एच विटेकर ने इस तरीके से क्लासिफाई कर दिया था मोनेरा को, प्रोटिस्टा को, फंजाई को और प्लांट्स को. तो इस तरीके से प्लांट्स का जो है वो क्लासिफिकेशन सामने आया. तो जब हम बात करते हैं प्लांट्स की स्टूडेंट्स, तो प्लांट्स में जो जिन ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड उन्होंने किया उसमें कौन कौन थे, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ. एनसीईआरटी में भी इसमें क्लियरली गिवन है, तो उसी तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करती जा रही हूँ, सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करती जा रही हूँ. तो उसमें उन्होंने सबसे पहले एल्गी को इंक्लूड किया, फिर उन्होंने ब्रायोफाइटा को इंक्लूड किया, टेरिडोफाइटा को इंक्लूड किया गया, जिम्नोस्पर्म्स को इंक्लूड किया और उन्होंने एंजियोस्पर्म्स को इंक्लूड किया. इसी तरीके से था प्लांट किंगडम. एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स. इसी तरीके से क्लासिफिकेशन है जो है वो प्लांट किंगडम का. तो जो क्लासिफिकेशंस हुए थे स्टूडेंट्स उसमें क्या थे, कुछ ऐसे क्लासिफिकेशंस थे जो कि पहले जो क्लासिफिकेशन हुआ करते थे, जो अर्लियर क्लासिफिकेशंस थे, जो पहले जो क्लासिफिकेशंस थे, वो सारे जो क्लासिफिकेशंस थे वो एक्सटर्नल, बाहरी संरचना पे बेस्ड क्लासिफिकेशंस थे. मतलब उनमें किसी भी तरीके का, आप कह सकते हो, जो अर्लियर जो पहले जो क्लासिफाई किया जाता था ऑर्गेनिजम्स को, वो जो क्लासिफिकेशंस थे वो सारे क्लासिफिकेशंस कैसे थे, सुपरफिशियल. सुपरफिशियल क्लासिफिकेशंस थे. अब ये जो सुपरफिशियल क्लासिफिकेशंस थे स्टूडेंट्स, उसमें उन्होंने केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया था. जो बाहरी संरचना थी, मॉर्फोलॉजिकल,
मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को इंक्लूड किया था। ठीक है, इसी तरीके से उनका क्लासिफिकेशन था, सारे जो बाहरी संरचना थी उसको इंक्लूड किया गया था, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को इंक्लूड किया था, उसमें उन्होंने हैबिट को इंक्लूड किया था, प्लांट की हैबिट कैसी है, कलर कैसा है, राइट, कलर के बेसिस पर उसका क्लासिफिकेशन हुआ था, नंबर के बेसिस पर क्लासिफिकेशन हुआ था, शेप ऑफ लीव्स, लीव्स की शेप कैसी है, पिनेट है, किस तरीके से उसकी निडल शेप है, किस तरीके से शेप है लीव्स की, पत्तियों की जो शेप है वो किस तरीके से थी, इस बेसिस पर क्लासिफिकेशन जो है वो पहले हुआ करते थे। उसमें उन्होंने जो है मेनली जो है वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया था, जितने जो वेजिटेटिव थे या सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को इंक्लूड किया जाता था ज्यादा से ज्यादा। इंटरनल स्ट्रक्चर को नहीं देखा जाता था, अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसा है, एम्ब्रियोलॉजी कैसी है, एनाटॉमी कैसी है, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उस बेसिस पर क्लासिफिकेशन पहले नहीं हुआ था। तो उस तरीके से ये जो क्लासिफिकेशन थे ये सारे कैसे थे, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन थे। ये कैसे क्लासिफिकेशन रहे, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशंस जो है वो इसमें इंक्लूड रहे। फिर बाद में जो है वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, जिसमें उन्होंने नेचुरली किस तरीके से जो ऑर्गेनिजम्स है उनको आइडेंटिफाई किया। जैसे कि हमने, अगर आपको याद हो, आपने जब मैंने आपको बताने की कोशिश की थी तो उसमें मैंने बेंथम और हुकर के बारे में बताया था, एंगलर प्रांटल के बारे में बताया था। तो ये सारे जो क्लासिफिकेशन थे वो सारे कैसे थे, नेचुरल फॉर्मल क्लासिफिकेशन थे। फिर बाद में जो क्लासिफिकेशंस आए वो कौन से थे, आपके नेचुरल क्लासिफिकेशंस। और ये जो नेचुरल क्लासिफिकेशंस थे स्टूडेंट्स, इसमें ना केवल उन्होंने इंटरनल स्ट्रक्चर्स को इंक्लूड किया बल्कि उन्होंने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को भी इंक्लूड किया। इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, जितने इंटरनल और एक्सटर्नल फीचर्स थे उन दोनों को ही इंक्लूड उन्होंने किया। इंटरनल फीचर्स को भी इसके अंदर जो है वो इंक्लूड किया जाता है। तो जब हम इंटरनल फीचर्स की बात करते हैं तो इंटरनल फीचर्स में जो है उन्होंने किसको इंक्लूड किया था, इंटरनल फीचर्स में उन्होंने अल्ट्रा स्ट्रक्चर को इंक्लूड किया था, एनाटॉमी को इंक्लूड किया जो कि इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है आपका, एम्ब्रियोलॉजी को इंक्लूड किया, राइट। अच्छा, एक चीज आप समझ लीजिए, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो आप जानते हैं, एम्ब्रियो के बारे में भ्रूण, और लॉजी मतलब एक तरीके से एम्ब्रियो आगे जाकर के जो है वो एम्ब्रियो बेसिकली जब हम बात करते हैं जाइगोट की, तो जाइगोट जब बनता है, जब दो गैमीट्स का जब फ्यूजन होता है, गैमीट्स का जब फ्यूजन होता है तो उससे क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और जाइगोट के बाद जो है वो जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम बोलते हैं एम्ब्रियो, राइट। इस तरीके से होता है एम्ब्रियो के बारे में एक स्मॉल डिपिक्शन। तो ये जो बेसिकली जो एम्ब्रियो है, इस एम्ब्रियो की स्टडी करना, उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, एम्ब्रियो की लॉजी मतलब कहीं भी आ जा रहा है, इसका मतलब है लोगोज, लोगोज मतलब स्टडी, किसकी स्टडी भाई, एम्ब्रियो की स्टडी, तरीके से होता है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी के साथ साथ उन्होंने जो है जो इंक्लूड किया था वो था फाइटोकेमिस्ट्री। ठीक है, फाइटो मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, प्लांट्स, कहीं भी वर्ड आ जा रहा ना, फाइटो ये सब किससे रिलेटेड है, प्लांट्स। केमिस्ट्री यानी केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। इस तरीके से ही होता है। तो इसमें अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, एनाटॉमी है, एम्ब्रियोलॉजी है, फाइटोकेमिस्ट्री, इन सबको जो है वो इंक्लूड किया था इंटरनल स्ट्रक्चर में। अब इसमें जो क्लासिफिकेशन आया था वो किसका आया था, हमारे बेंथम और हुकर का। बेंथम और हुकर ही जो थे, जैसे कि एनसीईआरटी में भी मेंशन है। एक बार मैं आपको बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन भले ही मैं आपको बता चुकी हूँ, बट स्टिल मैं आपको एक बार रिवाइज कराने की कोशिश कर लेती हूँ। तो जब हमने बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन देखा था, बेंथम एंड हुकर, तो जो बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन था वो मेनली किस पर बेस्ड था, फ्लोरल कैरेक्टर्स पर, राइट। उसमें उन्होंने जो है सबसे पहले स्पर्मेटोफाइटा को जो है वो क्लासिफाई किया था 3 क्लासेस में, डाइकोटिलिडोनी,
यानी डाई, कहीं भी वर्ड आ जा रहा है डाई मतलब दो, और कॉटिलिडोनी मतलब कॉटिलिडन्स। सेकंड है आपका जिम्नोस्पर्मी। और नेक्स्ट है आपका मोनोकॉटिलिडन। तरीके से होता है। डाइकोटिलिडन्स की हम बात करें, 165 फैमिलीज उसमें होती हैं। जिम्नोस्पर्म की बात करें तो 3 फैमिलीज होती हैं। ठीक है। मोनोकॉट्स की हम बात करें तो इसमें 34 फैमिलीज जो है वो इनमें, इसी तरीके से होता है सारा क्लासिफिकेशन, डाइकोटिलिडन, जिम्नोस्पर्म, मोनोकॉट्स। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इन 165 फैमिलीज की। जब हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, पॉलीपेटली। पॉलीपेटली की जब हम बात करते हैं तो इसमें कैसे होते हैं, यूनाइटेड पेटल्स होते हैं। पेटल्स कहते रहते हैं जुड़े हुए रहते हैं, सॉरी, फ्री पेटल्स रहते हैं जब हम पॉलीपेटली की बात करते हैं। पॉलीपेटली में फ्री पेटल्स हैं, गैमो में फ्यूज्ड हैं, राइट, आई एम सॉरी। गैमोपेटली में जो है गैमो वो सॉरी, पॉलीपिटेली, पॉलीपिटेली में मतलब फ्री पेटल्स रहते हैं, फ्री रहते हैं। जैसे कि अगर आप ऐसे याद रख सकते हो, पीएफ, पीएफ होता है ना, प्रोविडेंट फंड, तो उसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, पॉलीपिटेली मतलब फ्री पेटल्स में फ्री पेटल्स होती है। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। आई एम सो सॉरी दैट आई गिवन, आई मीन आई जस्ट गॉट डिस्ट्रैक्टेड। 84 फैमिली। ठीक है, इस तरीके से होता है। फिर होती है आपकी गैमोपिटेली। गैमोपिटेली में क्या होते हैं, फ्यूज्ड पेटल्स। इसमें पेटल्स क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, फ्यूज्ड पेटल्स होते हैं। और इनमें जो फैमिलीज होती हैं वो होती हैं आपकी 45 फैमिलीज जो है वो इसमें इंक्लूड, 45 फैमिलीज में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मोनोक्लेमाइडी की। मोनोक्लेमाइडी जो होता है इसमें, इसमें जो है वो किसी भी तरीके के कोई पेटल्स नहीं होते हैं। नो पेटल्स, देर आर नो पेटल्स इन इट, किसी भी तरीके का कोई पेटल ही नहीं होता। और इनमें होती हैं 36 फैमिलीज टोटल। जो है अगर हम बात करें तो 202 फैमिलीज जो है वो इसमें इंक्लूडेड होती है। बेंथम और हुकर के जो क्लासिफिकेशन था उसमें उन्होंने 202 फैमिलीज को जो है वो इंक्लूड किया। और ये सारा जो डेटा है स्टूडेंट्स को जेनेरा प्लेंटेरम में उन्होंने पब्लिश करने की कोशिश की है। तो इस तरीके से बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन था, नेचुरल फॉर्मल क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया था। और उन्होंने मेन जो उनका बेसिस था वो था उनका फ्लोरल कैरेक्टर। बहुत सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन उन्होंने देने की कोशिश की है। हालांकि ये बेस्ट क्लासिफिकेशन में नहीं इंक्लूड हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने इस क्लासिफिकेशन में एक बेटर एक ऑब्जर्वेशन देने की कोशिश की, सिंप्लिसिटी के बेसिस। तो इस तरीके से बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन आया। बेंथम और हुकर का जब क्लासिफिकेशन आया, उसके बाद जो है जो क्लासिफिकेशन आए स्टूडेंट्स, उसमें उन्होंने फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर्स को भी इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया। तो फाइलोजेनी भी इंक्लूड होनी स्टार्ट हो गई। उन्होंने जो मेन जो बात करी उसमें उन्होंने जो है किस तरीके से उनका इवोल्यूशन हुआ। मेनली जब हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो उसमें इवोल्यूशन को इंक्लूड किया गया। ठीक है, कि किस तरीके से जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनका इवॉल्व, वो कैसे इवॉल्व हुए, तो इस तरीके से। तो ये था उनका फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन वो आने लग गया, और उस फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में उन्होंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया। तो जो भी फाइलोजेनी थी, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन थे, वो सब इंक्लूड होने स्टार्ट हो गए, जिसमें उन्होंने थैलोफाइटा के बारे में बताया, ब्रायोफाइटा के बारे में बताया, टेरिडोफाइटा के बारे में बताया, जिम्नोस्पर्म्स के बारे में बताया, और एंजियोस्पर्म्स के बारे में बताया। ये सारे जो क्लासिफिकेशन थे, अगर आपको याद हो तो मैंने ये बताने की कोशिश की थी। AW आइकलर का क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया था। इसके अलावा टिप्पो का क्लासिफिकेशन था, जिसमें उन्होंने टेरिडोफाइट्स को इंक्लूड नहीं किया था। कहीं भी टेरिडोफाइटा वर्ड नहीं आया था उनकी क्लासिफिकेशन में। उन्होंने सिर्फ जो है वो बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया था। ब्रायो भी था उसमें, जिम्नो भी था, एनजियो भी था, और एल्गी का उन्होंने सारे साइनोफाइटा, सारी एल्गी के बारे में बताने की कोशिश उन्होंने की थी। मिक्सोफाइटा, इनफैक्ट उन्होंने स्लाइम मोल्ड्स को भी उसमें इंक्लूड किया था, सारी फंजाई के बारे में बताया था। और मतलब बेसिकली वो फंजाई नहीं होती, फॉल्स फंजाई में इंक्लूड होती है। अगर आप मेरे प्रीवियस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें मैंने ऑसवर्ल्ड और टिप्पो का भी क्लासिफिकेशन अच्छे से बताने की कोशिश की है। तो जब हम फाइलोजेनेटिक रिलेशन क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो मेनली इसमें हम जो इंक्लूड करते हैं वो होती हैं आपकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स।
इवोल्यूशनरी रिलेशंस होते हैं, ठीक है। तो जब हम इस फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में उन्होंने जो इंक्लूड किया था वो क्या था, एक तो था क्या, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, ठीक है। तो जब उन्होंने न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को इंक्लूड करना स्टार्ट किया तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में किसी भी तरीके का कोई फॉसिल एविडेंस नहीं था। तो बेसिकली जो भी कैरेक्टर्स होते थे उसमें वो नंबर और कोड देने की कोशिश करते थे, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते थे उनमें नंबर और कोड देने की, कोडिंग देने की कोशिश उन्होंने करी थी, और जो भी ऑब्जर्वेशन उनको आते थे, ठीक है। वो ऑब्जर्वेशन, जितनी भी ऑब्जर्वेशन थी उनके बेसिस पर इस तरीके से उन्होंने देने की कोशिश की थी। हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, कई सारे कैरेक्टर्स जो है वो उन्होंने कलेक्ट किए थे, उस पे जो है वो वर्क किया था, राइट। नेक्स्ट जो था वो था उनका साइटोटेक्सोनॉमी। साइटो वर्ड कहीं भी आ जा रहा है स्टूडेंट्स, वो किससे रिलेटेड है, सेल से रिलेटेड है। किससे, सेल से रिलेटेड है। तो बेसिकली ये सारा जो कैरेक्टर्स थे वो उन्होंने किसके बेसिस पर लिए थे, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इसमें इंक्लूड की थी। जो भी सेल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो सब इसमें उन्होंने इंक्लूड करने की कोशिश की थी, ठीक है। और नेक्स्ट जो टेक्सोनॉमी इसमें आई वो थी कीमो टेक्सोनॉमी, राइट। कीमो वर्ड का मतलब होता है केमिकल, राइट। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड हुआ था, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स जो है वो इंक्लूड हो गए। तो इस तरीके से उनका फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो है वो आया और उन्होंने ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इंक्लूड किया। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है, साइटोटेक्सोनॉमी है और कीमोटेक्सोनॉमी। तो इस तरीके से सारे क्लासिफिकेशन टेक्सोनॉमी को उन्होंने इंक्लूड करके इस तरीके से क्लासिफिकेशन देने शुरू करे, जिसमें आइकलर का क्लासिफिकेशन आया, एंगलर और प्रांटल का क्लासिफिकेशन आया, ऑसवर्ल्ड और टिप्पो का क्लासिफिकेशन आया। आप इस क्लासिफिकेशन का एक ब्रॉड डिटेल आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और अपने प्लांट किंगडम को जो है वो क्लासिफाई कर लेते हैं। तो जब हम प्लांट किंगडम की बात करते हैं तो उनको जो क्लासिफिकेशन हुआ था वो हुआ था गैमीट्स के बेसिस पर। सबसे पहले जो उनका जो मेन बेसिस था वो गैमीट्स के बेसिस पर हुआ था। तो उन्होंने क्या किया था, इसको क्लासिफाई कर दिया था दो पार्ट्स। पहला पार्ट था क्रिप्टोगैम्स, राइट। क्रिप्टो वर्ड कहीं भी आ जा रहा है मतलब हिडन, राइट। और गैम्स मतलब गैमीट्स, मतलब इसमें जो गैमीट्स थे वो कैसे थे, हिडन गैमीट्स थे, छिपे हुए। गैमीट्स कैसे थे, छिपे हुए गैमीट्स थे, राइट। सो दैट इज क्रिप्टोगैम्स और हिडन गैमीट्स इसमें इंक्लूडेड थे। ठीक है, इस तरीके से हिडन गैमीट्स जो है वो उसमें थे, क्रिप्टोगैम्स। अब क्रिप्टोगैम्स जो थे, इस क्रिप्टोगैम को जो है वो अलग से क्लासिफाई किया गया, ठीक है। थैलोफाइट्स, थैलोफाइट्स इसके अलावा ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। थैलोफाइट्स की जब हम बात करते हैं तो इनमें क्या होती है, एल्गी, ठीक है। ब्रायोफाइट्स की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो ब्रायोफाइट्स में जो है वो एम्फीबियन बोला जाता है उन्हें, प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का एम्फीबियन बोला जाता है, क्योंकि ब्रायोफाइट्स जो होते हैं ना, इनमें क्या होता है, पानी की जरूरत होती है फॉर द फर्टिलाइजेशन पर्पस। एक तो इनको एम्फीबियन बोला जाता है, एक और इनका इंपॉर्टेंट बेसिस था जिसके बेसिस पर उन्होंने इसको क्लासिफाई किया था, आइए उसको समझते हैं। सबसे पहले हम सब जानते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं उनमें क्या होता है कि भाई प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारे अंदर जो ट्रांसपोर्ट है वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन हीरो है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, उसी के थ्रू सारा ट्रांसपोर्ट होता है। ब्लड है वो हीरो, ब्लड लेके जाता है सारा, ऑक्सीजन है, डाइजेस्टिव मटेरियल है, आपका जो भी फूड है, न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, हॉर्मोन्स, सबका जो ट्रांसपोर्ट है
वो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा होता है। मेन हीरोइन जो भी है वो हमारी बॉडी की कौन है? सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं प्लांट के हीरो की। तो प्लांट में जो हीरो होते हैं स्टूडेंट्स, वो होते हैं आपके जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या होता है? वाटर और मिनरल का क्लासिफिकेशन करता है। फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम क्या करता है? फूड, राइट, फूड का जो है वो क्लासिफिकेशन होता है। तो इसी तरीके से क्लासिफिकेशन होता है जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, ब्रायोफाइट्स की जहां हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो ब्रायोफाइट्स जो होते हैं, वो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनमें जो है मेनली जो है नॉन वेस्कुलर प्लांट्स इंक्लूड होते हैं। मेनली इस ये दोनों जो मिलकर के जो बनाते हैं वो है आपका वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। ठीक है, जबकि टेरिडोफाइट्स की हम बात करें तो ये कैसे होते हैं? वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, राइट, लैंड प्लांट्स होते हैं, वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, क्योंकि इनमें पर्टिकुलर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इनकी। यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो ये होते हैं फेनेरोगैम्स। फेनेरोगैम्स जो होते हैं इनमें कैसा होता है? एक्सपोज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक्सपोज्ड गैमीट्स होते हैं। गैमीट्स क्या होते हैं? दिखे हुए दिखते हैं गैमीट्स। जब हम फेनेरोगैम्स की बात करते हैं तो आइए इसको एक नेक्स्ट पेज पे समझने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ पे हम बात कर ले रहे हैं फेनेरोगैम्स की। तो जब हम फेनेरोगैम्स की बात कर रहे हैं तो जैसे कि मैंने आपको बोला, फेनेरो मतलब एक्सपोज्ड और गैम्स मतलब गैमीट्स। फेनेरोगैम्स जो होते हैं उसमें हम इंक्लूड करते हैं जिम्नोस्पर्म्स को और एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होते हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। और एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं इनमें होते हैं फ्लावरिंग। अगर आपको याद है, मैंने ये भी बताने की कोशिश की थी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन की, सबसे बड़ा प्लांट जो है वो सिकुआ का होता है, राइट, वो मैंने आपको दिखाया था। इसके अलावा सबसे छोटा वुल्फिया का, इनफैक्ट सबसे छोटा फ्लावर जो है वो वुल्फिया का होता है। लेकिन अगर हम लार्जेस्ट फ्लावर की बात करें तो कौन सा होता है? रेफ्लेशिया। ठीक है, तो इस तरीके से छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, इससे आप इंटरेस्टिंग वे में चीजों को समझ सकते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि उसमें एक मेलेडी ऐड करने की, ताकि यू विल फील गुड, राइट, और इट वुड बी अ फन लर्निंग फॉर यू ऑल। तो इस तरीके से होते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो जिम्नोस्पर्म्स में जो है वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो इंक्लूड होते हैं। इनमें जो सीड्स हैं दे आर नॉट एनक्लोज्ड इनसाइड फ्रूट। ठीक है, और एंजियोस्पर्म्स की जब हम बात करते हैं तो सीड्स जो है वो दीज आर एनक्लोज्ड इनसाइड फ्रूट, फ्रूट में इंक्लूड। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो फेनरोगैम्स का क्लासिफिकेशन होता है। जिम्नोस्पर्म्स आते हैं, एंजियोस्पर्म्स आते हैं। तो हमने पांचों के बारे में जाना। एल्गी है, ब्रायो है, टेरिडो है, और आपके जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स जो कि फेनेरोगैम्स का पार्ट है, और वो क्या थे? क्रिप्टोगैम्स का पार्ट थे। तो इस तरीके से जो है ये प्लांट किंगडम जो है वो क्लासिफाई होता है। और सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं अपने एल्गी। तो स्टूडेंट्स, एल्गी की जब मैं बात करूं तो एल्गी को हिंदी में बोला जाता है शैवाल। ठीक है, शैवाल बोला जाता है। थैलोफाइट है, दीज आर थैलोफाइट, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। दूसरी एल्गी की हम बात करें तो इसमें कैसा होता है? क्लोरोफिल कंटेनिंग होती है। इनमें क्या होती है भाई? क्लोरोफिल क्या है? पिगमेंट है। ठीक है, इस तरीके से क्लोरोफिल होती है आपकी, जो है क्लोरोफिल कंटेनिंग जो है वो होता है।
क्लोरोफिल कंटेनिंग जो है ये इसमें स्ट्रक्चर होते हैं सिंपल थैलोइड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं, राइट। इसके अलावा जब हम बात करें तो इनमें क्या होता है, फ्रेश और मरीन वाटर, फ्रेश वाटर में भी ये एल्गी सरवाइव कर सकती है और मरीन वाटर में भी, मरीन वाटर यानी सी वाटर, समुद्र का जो खारा पानी होता है उसमें भी ये रह सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से मरीन वाटर, सी वाटर में ये रह सकती है, ठीक। तो इस तरीके से जो है इनमें क्लासिफिकेशन होता है। अगर हम बात करें तो इस ये स्टोन्स पर भी पाए जाते हैं, मॉइस्ट सॉइल में भी हो सकती हैं, नमी वाले जो सॉइल होते हैं उनमें भी हो सकती है, वुड में प्रेजेंट हो सकती है, जो लकड़ी होती है उसमें भी प्रेजेंट रह सकती है। तो ये कई तरीके से जो है वो प्रेजेंट रह सकती है। एक चीज एल्गी के बारे में ये है कि ये एक एसोसिएशन भी शो करती है। अगर आपको कल का मेरा जो लेक्चर है वो याद हो तो मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि ये एसोसिएशन जो है वो करती है किसके साथ, फंजाई के साथ। फंजाई यानी क्या, कवक। तो इसके साथ एक एसोसिएशन शो करती है और क्या बना देती है भाई, लाइकेन्स, ठीक है। तो इस तरीके से लाइकेंस की फॉर्मेशन करती है। इसके अलावा जो है हम इसका एसोसिएशन जो है वो जो है वो उसमें देखते हैं। अगर हम बात करें तो इसका मेन जो एसोसिएशन है वो हम जो है वो एनिमल्स में देखते हैं, स्लॉथ फियर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो एल्गी के बारे में है कि क्लोरोफिल कंटेनिंग होती है, सिंपल स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट रहता है, फ्रेश वाटर एल्गी भी है, मरीन वाटर एल्गी भी है, स्टोन्स, मॉइस्ट सॉइल, वुड। इनफैक्ट अगर आप लेबोरेटरी में काम करने वाले स्टूडेंट्स हैं तो जो हम अगार का यूज करते हैं, अच्छा आप सब लोग जेली वगैरह के शौकीन होंगे, जेली वगैरह हम सब खाते हैं, जो जेलीज होती हैं, राइट। इन आई थिंक ऑल द किड्स आर फैन ऑफ जेलीज, आई थिंक द मदर्स वुड बी मोर नोन अबाउट इट। तो ये जो जेलीज होती हैं, इन जेलीज में एक 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 मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं अगार अगार। तो अगार अगार जो होता है ये भी एक एल्गी के थ्रू ऑब्टेन होता है, ठीक है। अभी हम उस एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। रेड एल्गी जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो एल्गी के काफी अच्छे रोल हैं, इनफैक्ट कुछ एल्गी एडिबल भी होती हैं, सैलेड्स के तौर पे भी इनका यूज किया जाता है। तो ये जो होती हैं स्टूडेंट्स की माइक्रोस्कोपिक होती हैं, मतलब आप इनको नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोपिक भी होती हैं। कुछ यूनिसेलुलर एल्गी भी देखी गई हैं भाई, यूनिसेलुलर एल्गी। यूनिसेलुलर एल्गी में मैं आपको एक एग्जांपल मेंशन कर देती हूँ, क्लामाइडोमोनास, और मैं दिखा भी देती हूँ। ये जो है ये क्लेमाइडोमोनास है, क्लेमाइडो यूनिसेलुलर एल्गी है, ठीक है। तो ये आपकी क्लेमाइडोमोनास है जो कि एक यूनिसेलुलर एल्गी है। और अब हम स्टूडेंट्स जानने की कोशिश करते हैं अपने और पॉइंट्स के बारे में। तो यूनिसेलुलर हमने देख ली, ठीक है ना। यूनिसेलुलर इस तरीके से होती है। यूनिसेलुलर के अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कुछ कॉलोनियल फॉर्म्स, कॉलोनी की फॉर्म्स में भी होती है, वो होती है आपकी वॉलवॉक्स। ये क्या है स्टूडेंट्स, वॉलवॉक्स है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से कॉलोनीज होती हैं। ये क्या है, इसकी डॉटर कॉलोनीज हैं। तो इस तरीके से कॉलोनियल स्ट्रक्चर होता है जो कि हम किस में देखते हैं, वॉलवॉक्स में। ओके, लेट्स मूव अहेड स्टूडेंट्स। तो दैट इज अबाउट वॉलवॉक्स। तो इस तरीके से हमने यूनिसेलुलर एल्गी देखी जो कि आपकी क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स हो गई आपकी कॉलोनियल एल्गी, ठीक है।
अब इस तरीके से ही स्टूडेंट्स, अब हम जानने की कोशिश करते हैं, नेक्स्ट जो है वो है आपकी फिलामेंटस सेल। फिलामेंटस एल्गी की हम बात करें तो वो है आपकी यूलोथ्रिक्स है, पायरोगायरा है, इस तरीके से होती हैं आपकी फिलामेंटस एल्गी। तो यही है, ये देखते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने स्पायरोगायरा को आपको दिखाने की कोशिश की, ये है स्पायरोगायरा, राइट, ये स्पायरोगायरा है। हालांकि मैं इसमें मेंशन कर देती हूँ, ये है कारा, और ये तो मैंने आपको बता दिया, दिस इज वॉलवॉक्स, ये तो आपकी क्लमाइडोमोनास, राइट, वॉलवॉक्स इस तरीके से होता है, स्पायरोगायरा, क्लमाइडोमोनास, कारा, वॉलवॉक्स, राइट। लेट्स मूव अहेड स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से ये सारे जो है वो एल्गी प्रेजेंट रहती हैं, कुछ मरीन फॉर्म्स भी होती हैं। मरीन फॉर्म्स यानी क्या, जो समुद्री उसमें रहती हैं, सी वाटर में रहती हैं, राइट। तो वो जो समुद्री होती हैं वो आपकी होती है कैल्प्स, राइट। तो इस तरीके से होती हैं, जो कि काफी सारे बड़े प्लांट्स के जैसे दिखाई देती हैं। तो इस तरीके से क्लासिफिके इस तरीके से सारी कई तरीके की एल्गी होती हैं, और एल्गी के क्लासेस के बारे में, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली जो एल्गी का जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेसिस पर है, एल्गी का जो उन्होंने क्लासिफिकेशन किया है उसका जो मेन बेसिस है वो क्या है, पिगमेंटेशन, कि उसमें किस तरीके के पिगमेंट्स जो है वो प्रेजेंट है, राइट। तो उसमें उन्होंने तीन जो है वो मेन क्लासेस में उसको क्लासिफाई किया है, अगर हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए चले। तो उसमें क्या है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरो मतलब ग्रीन, इसमें मेनली कौन इंक्लूड हुआ था, ग्रीन एल्गी। फियो, ब्राउन एल्गी। रोडो, रेड एल्गी। इस तरीके से क्लासिफिकेशन जो है वो होने लगा। फियो जो है वो किसके लिए आया, ब्राउन के लिए, रोडो वर्ड आता है रेड के लिए, क्लोरो वर्ड आया ग्रीन एल्गी। अभी हम इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स जो है वो इंक्लूड करने वाले हैं। हालांकि क्लोरोफाइसी के तो काफी मेंबर्स हमने देख लिए, अगर आप देख सकते हो, ये वॉलवॉक्स है जो आपको दिखाई दे रहा है, कारा ग्रीन एल्गी का मेंबर है, स्पायरोगायरा भी, वॉलवॉक्स, क्लैमाइडोमोनास, ये सब जो है वो इंक्लूडेड होते हैं। तो इस तरीके से जो है ये क्लासिफिकेशन जो है वो होता है। और अब हम इसके बारे में डिटेल में समझेंगे, इसके रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। तो अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें जो है वो जू स्पोर्स के थ्रू जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम बात करें तो जो है इनमें जो है वो आइसोगैमस और एनाइसोगैमस के बारे में हम डिटेल में जो है वो इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। So that was it from my end today. And keep learning, keep shining, and most importantly, students, keep smiling. Thank you very much.